पाठ 9 अज्ञात चिट्ठी। रात लगभग 9 बजे दफ्तर से लौटने के क्रम में प्रफुल्ल बाबू की चमचमाती कार जैसे ही उनके घर के मुख्य फाटक में घुसी, ड्यूटी पर तैनात सुरक्षाकर्मी तेजी से दौड़कर उनके पास पहुंचा और उन्हें सैल्यूट करते हुए बोला, साहब, एक महिला आपके लिए लिखी गई किसी व्यक्ति की एक चिट्ठी लेकर न जाने कब से यहाँ भटक रही है और बार बार आपसे मिलने का अनुरोध कर रही है। मेरे मना करने के बाद भी यहाँ से भाग नहीं रही है। उसके साथ उसका एक बच्चा भी है। प्रफुल्ल जी ने गार्ड की बातों को सुनकर बेहद अचरज से उस महिला को अपने नजदीक बुलाया और उससे जानना चाहा, आप कहाँ से आई हैं और मुझसे क्यों मिलना चाहती हैं? किसने मुझे ये चिट्ठी लिखी है? कपकपाते हाथों से महिला ने बिना कुछ अधिक बोले प्रफुल्ल जी को एक चिट्ठी पकड़ाई और फिर मध्यम आवाज में सिसकते हुए बोली, साहब, मैं अभागन बड़ी भयानक मुसीबत में हूँ। तत्काल आपकी मदद चाहिए। आपके पिताजी ने मुझे ये चिट्ठी देकर आपके पास भेजा है। मेरा इकलौता बेटा बहुत बीमार है। इसे किसी भी तरह किसी सरकारी अस्पताल में भर्ती करवा दीजिए। आपका जीवन भर उपकार रहेगा। गांव में इसके उपचार की समुचित व्यवस्था नहीं होने के कारण मजबूरी में मैं आपके पास आई हूँ। चिट्ठी देते हुए महिला प्रफुल्ल बाबू के सामने अपने दोनों हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। प्रफुल्ल जी ने उस चिट्ठी को ध्यान से पढ़ा और कुछ पल सोचने के बाद बेहद गंभीर व शांत हो गए। उसके बाद कभी वे मैली कुचैली साड़ी पहनी उस महिला की तरफ अपनी आंखें फेरते, तो कभी उस अज्ञात चिट्ठी पर कुछ देर तक बेहद गहरी चिंता में प्रफुल्ल बाबू गोताखोरी करते रहे। वह महिला चिट्ठी के साथ साथ गंभीर रूप से बीमार अपने बच्चे को भी लेकर उनके पास उपचार हेतु अपने गांव से शहर पहुंची थी। आप कब से मेरा इंतजार कर रही हैं? क्या आपने कुछ खाया है? प्रफुल्ल जी ने महिला से जानना चाहा। इसके उत्तर में महिला कुछ बोल न सकी, बस उनको लगातार एकटक देखती रही। प्रफुल्ल जी ने उसी क्षण अपने सुरक्षाकर्मी को बोलकर उस महिला और उसके बीमार बच्चे के लिए अपने आउट गेस्ट रूम, मेहमानों के लिए बना कमरा में रहने का प्रबंध करवाया और फिर वहीं कुछ देर बाद दोनों के लिए भोजन का प्रबंध किया गया। उन दोनों के भोजन करते करते प्रफुल्ल जी फिर अपने मोबाइल फोन से किसी से कुछ बात करते हुए उनके सामने उपस्थित हो गए। महिला ने पुनः उनसे विनती करते हुए कहा, साहब, भगवान के लिए मेरी मदद कीजिए और मेरे इकलौते बीमार बच्चे को किसी सरकारी अस्पताल में भर्ती करवा दीजिए, नहीं तो इसका बचना मुश्किल है। महिला बोलते बोलते उनके पैरों पर गिर पड़ी। अरे माता जी, ऐसा मत कीजिए। आप मेरी माँ समान हैं। आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। प्रफुल्ल बाबू ने उसकी हिम्मत बढ़ाते हुए कहा। इतने में रात के बेहद खामोश सन्नाटे को चीरती हुई हॉर्न बजाती एक दूसरी गाड़ी तेजी से घर के अंदर घुसी और कुछ पल बाद एक डॉक्टर वहां उपस्थित हुए। आइए डॉक्टर साहब, ये बच्चा बीमार है, इसकी जरा बेहद गंभीरता से पड़ताल करके इसका उपचार कीजिए, प्रफुल्ल बाबू ने कहा। डॉक्टर बाबू ने बिना अपना समय गवाए तकरीबन 20 मिनट तक उस बच्चे का गहन निरीक्षण किया और फिर कुछ जांच करने के साथ साथ कुछ दवाइयों की पर्ची भी वहां खड़े प्रफुल्ल बाबू के हाथ में पकड़ा दी। ये कुछ दवाइयाँ और इंजेक्शन मेडिकल स्टोर से तत्काल मंगवा लीजिए, अभी देने हैं। और मैं अपने साथ जांच के लिए इस बच्चे का रक्त नमूना लेकर जा रहा हूँ। इसकी रिपोर्ट लेकर कल फिर आऊंगा, डॉक्टर ने प्रफुल्ल बाबू से कहा और फिर वहां से निकल गए। प्रफुल्ल बाबू ने डॉक्टर की पर्ची और कुछ पैसे अपने ड्राइवर को पकड़ाते हुए उसे तुरंत सारी दवाइयां लाने का निर्देश दिया और फिर खुद अपने घर के अंदर जाने के लिए वहां से बरामदे की ओर मुड़ गए। साहब, बस आप मेरे बच्चे को किसी सरकारी अस्पताल में भर्ती करा देते। मैं गरीब, कहाँ से दे पाऊंगी इलाज के इतने पैसे? मेरे पास तो रहने खाने के भी पैसे नहीं हैं। महिला गिड़गिड़ाई। माता जी, बस आप निश्चिंत रहें और जाकर आराम करें, रात बहुत हो चुकी है। इतना कहकर प्रफुल्ल बाबू वहां से निकलकर अपने घर के अंदर प्रवेश कर गए। सुबह डॉक्टर बाबू बच्चे की तमाम रिपोर्ट के साथ फिर उपस्थित हुए और उसे 1-2 इंजेक्शन तथा कुछ दवाइयां दी। अपने दफ्तर जाने से ठीक पहले प्रफुल्ल बाबू ने भी बीमार बच्चे के साथ साथ
उस महिला का अच्छी तरह रहने के लिए पूछा और सबको उन दोनों का बेहतर ख्याल रखने के लिए निर्देशित करके वहाँ से निकल गए। प्रफुल्ल बाबू एक निजी दूर संचार कंपनी में बड़े ओहदे पर कार्यरत थे। डॉक्टर बाबू अब नियमित रूप से आकर उस बीमार बच्चे की जांच करते और साथ ही बेहतर ढंग से उसका उपचार भी करते। प्रफुल्ल बाबू भी सुबह शाम जब भी उनको समय मिलता उन दोनों की खोज खबर ले लेते। महिला जब भी उनको देखती रोते हुए उनके सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती। हालांकि प्रफुल्ल बाबू उसको बार बार और लगातार ऐसा न करने के लिए मना करते। दिन बीतने के साथ साथ बच्चे का नियमित रूप से बेहतर उपचार होता रहा। साथ ही रहने खाने का भी भरपूर ध्यान रखा जाता। लगभग 1 महीने के बाद जब बच्चा पूरी तरह से तंदुरुस्त हो गया तो महिला प्रफुल्ल बाबू के सामने जाकर बोली, साहब, मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक हो चुका है। अब हम वापस अपने गांव जाना चाहते हैं। आपने जो मेरे लिए किया उसके लिए मैं जीवन भर आपका और आपके पिता कृष्णकांत जी की एहसानमंद रहूंगी। जब वह महिला अपने बच्चे के साथ वहाँ से विदा होने लगी तो प्रफुल्ल बाबू ने कुछ रुपयों के साथ दोनों को नए कपड़े और 2 जोड़ी नए चप्पल उपहार स्वरूप दी और साथ ही उसे एक चिट्ठी भी देते हुए कहा, इसे उन्हें ही दे दीजिएगा जिन्होंने आपको यहाँ भेजा था। महिला हाथ जोड़कर कृतज्ञता का भाव प्रकट करते हुए उन्हें लगातार अनगिनत दुआएं देती हुई वहाँ से बढ़ चली। महिला ठीक दूसरे ही दिन अपने गांव पहुंचकर कृष्णकांत जी को चिट्ठी देते हुए उनसे प्रफुल्ल जी की बहुत तारीफ करने लगी। बाबा, आपका बेटा तो देवता है, देवता। कितना ख्याल रखा उसने हमारा। ऐसा बेटा किस्मत वालों को ही नसीब होता है। ऊपर वाला उन्हें और उनके समूचे परिवार को हमेशा सुखी रखे। कृष्णकांत जी उस चिट्ठी को पढ़कर दंग रह गए। उसमें लिखा था, परम आदरणीय बाबूजी, मैं आपको नहीं जानता और ना ही कभी आपसे मिला हूँ, लेकिन अब आपका बेटा इस पते पर नहीं रहता है। कुछ महीने पहले उसने ये घर बेच दिया है। अब मैं यहाँ रहने लगा हूँ, पर मुझे भी आप अपना ही बेटा समझिए। बचपन से ही मैं अनाथ रहा हूँ, लेकिन मैंने जब आपका पत्र पढ़ा तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे सगे पिताजी ने मुझे कुछ करने के लिए आदेश दिया है। आप कृपया इनसे कुछ मत बताना। आपकी वजह से मुझे इस माता के द्वारा जितना आशीर्वाद और दुआएं मिली हैं, उस उपकार के लिए मैं आपका ताउम्र ऋणी रहूंगा। आपका अपना प्रफुल्ल शर्मा। कुछ बेहद खामोश पल के बाद कृष्णकांत जी का सिर कुछ सोचकर उस पवित्र आत्मा के सम्मान में झुक गया और उनकी आंखें तो नम थी ही। गोस्वामी तुलसीदास जी ने सच ही कहा है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। अर्थात परोपकार से बड़ा कोई धर्म नहीं है।